हेलो स्टूडेंट्स। मैं फिर से आज क्लास 12 के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हमने चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यहाँ तक हमने इसके पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस तक किया था। आज हम आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है हम वहां से शुरू करते हैं। हमारा शायद लेक्चर 4 है। तो चैप्टर 2 में के कंटिन्यूशन में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। तो कुछ देर के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्या पोटेंशियल एनर्जी वर्ड आप पहली बार सुन रहे हैं? तो नहीं, पोटेंशियल एनर्जी क्लास 11th में भी आप पढ़ चुके हैं। और वो क्लास 11 में जो आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है वो दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी थी। एक था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी एनर्जी थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये होता है ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आपको याद हो तो अगर ग्राउंड पे एक स्टोन या कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और उसको हम किसी हाइट h तक रेस करके अगर ऊपर लेके जाएं तो यहाँ पे हम करेंगे वॉक डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो होगा mgh, और यही वॉक डन बॉडी में स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया mgh। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हाइट ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होता है। और हाइट का मतलब किससे हो गया? पोजीशन से। यानी जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी हाइट चेंज होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो जो पहली एनर्जी है वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये चैप्टर 11 में आपने पढ़ा। और ये है ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बाय ड्यू टू वर्चू ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो दूसरी एनर्जी है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे वर्ड जो इलास्टिक है यही सब कुछ डिफाइन कर रहा है। इलास्टिक वर्ड का मतलब क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे अगर आप फोर्स अप्लाई करें और उस ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज हो जाए। तो शेप एंड साइज चेंज क्यों हो रहा है? ड्यू टू फोर्स अप्लाइड। बट कंडीशन क्या है? बट आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, मतलब जो हमने फोर्स अप्लाई किया है अगर उसको हम रिमूव करें, उसको हटा दें, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट रिगेन कर लेता है अपने शेप एंड साइज को, या जिसे हम कहें ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर लेता है, रिगेन कर लेता है। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कहते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे रबर, देखते हैं ना आप, रबर, स्प्रिंग। तो ये सब जो एग्जांपल हैं ये आपके इलास्टिक मटेरियल के एग्जांपल हैं। और इस तरह के ऑब्जेक्ट में ड्यू टू चेंज इन शेप एंड साइज, ड्यू टू चेंज इन शेप एंड साइज जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये कहा जाए कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का रीजन है ड्यू टू चेंज इन
shape and size of an elastic material. ओके, तो टॉपिक तो मैंने शुरू किया था पोटेंशियल एनर्जी सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन मैं डिस्कस क्या करने लगा, मैं डिस्कस करने लगा पोटेंशियल एनर्जी को। ये इसलिए क्योंकि अगर मैं सीधे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझा दूंगा तो आप शायद ना समझ पाए, क्योंकि क्लास 11 से दो चीजें थी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी के टाइप की बात की जाएगी तो दो तरह की एनर्जी होगी, एक तो ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, और वो एनर्जी कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी एनर्जी होगी पोटेंशियल ड्यू टू चेंज इन शेप एंड साइज, और ये जो होगा इन इलास्टिक मटेरियल तो उसे क्या कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। आई बात समझ में? तो इसको मैं पूरा फिर से क्लियर कर देता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी के दो टाइप होंगे, पहला होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसको आप एक लाइन में क्या कह सकते हो, किसके वजह से है ये, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरी जो एनर्जी है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये है ड्यू टू चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, तो ऑब्जेक्ट होगा आपका इलास्टिक मटेरियल। तो हमें अब जो पढ़ना है क्लास 12 के अपने चैप्टर 2 में, वो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एनर्जी भी दो ही तरह की हो सकती है, या तो चेंज इन पोजीशन वाली, या तो चेंज इन शेप एंड साइज वाली। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब क्या है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब है चार्ज। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये है ड्यू टू पोजीशन। किसके वजह से है, ये है ड्यू टू पोजीशन। किसके, किसका पोजीशन, तो ये पोजीशन किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस का, या सिर्फ एक चार्ज का। आई बात समझ में? तो ये चीज है, इसको एक बार आप पूरा रिकैप करिए कि मैंने बताया क्या, क्योंकि मैंने अभी केवल पोटेंशियल एनर्जी पे ही बात की है, अभी मैं आऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं शुरू करता हूं। टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये है ड्यू टू पोजीशन ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, या वर्च्यू ऑफ पोजीशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्जेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, चार्जेस का जो पोजीशन है, उसकी बात है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है एनर्जी। अब एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिए। मैं भी केवल एनर्जी, देखिए बच्चों, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं चीजों को हटाऊंगा नहीं। तो मैं कहां तक पहुंचूंगा इस पर आपको ध्यान देना है, इसलिए आपको बने रहना है इस लेक्चर के साथ, घबराना नहीं है कि बीच में छोड़ के भागे आप। मैं थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूं इसके, और अगर मेरा आज ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो उसके बाद आप कभी इन चीजों में घबराएंगे नहीं कि होता कैसे है ये।
अगर एक लाइन में पूछा जाए आपसे व्हाट इज एनर्जी, तो एनर्जी इज सिंपली एबिलिटी टू डू वर्क। क्या कहा मैंने? एनर्जी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। हमें कोई भी वर्क करना है तो उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी वर्क इज नॉट पॉसिबल, विदाउट एनर्जी वर्क इज नॉट पॉसिबल। बट वी टॉक अबाउट द फिजिकल वर्क। हम बैठे बैठे सोच रहे हैं हमने ये काम कर लिया, तो उसमें कोई ज्यादा एनर्जी का लॉस नहीं होता है, और उस तरह के वर्क के लिए तो हमें एनर्जी चाहिए भी नहीं। तो अगर हमें वर्क चाहिए, वर्क का मतलब जैसे हमने कहा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, न्यूटन के सेकंड लॉ से वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ। तो अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन देन वर्क इज डन। ये वर्क डन की पहली कंडीशन है। वर्क डन कब होगा? जब आप फोर्स अप्लाई करो और ऑब्जेक्ट मूव करे। अगर हम कितना भी फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट मूव ना करे तो क्या होगा? वर्क डन नहीं होगा। तो यहां पे वर्क कब होगा? जब हमें एनर्जी, हमारे पास एनर्जी होगी। तो इसीलिए मैंने लिखा कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अब इंपॉर्टेंट ये है, वर्क के बाद में देखिएगा इंपॉर्टेंट बात क्या है। व्हेन वर्क इज डन, इक्वल अमाउंट of energy is used up और कंज्यूम। दो बातें हैं। पहली बात, एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क। आपको वर्क करना है तो एनर्जी होनी चाहिए। साथ ही बात क्या है कि व्हेन वर्क इज डन, तो इक्वल अमाउंट में जो एनर्जी है वो यूज हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। मतलब जितना आप वर्क करोगे उतनी एनर्जी खर्च होती जाएगी। बात ये आई बात समझ में? तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन जब वर्क होगा तो एनर्जी खर्च हो जाएगी, एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। और यही वजह है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कुछ ना कुछ फूड लेते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले और हम वर्क कर सकें। तो खाने का मेन रीजन यही है ताकि आपको एनर्जी मिले और आप वर्क कर सको। बाकी इंपॉर्टेंट यही है कि आप जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, फिर अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं इसके और डेप्थ में जा रहा हूं। मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जा रहा हूं। एनर्जी थी, उससे क्या हुआ? वर्क हुआ। वर्क हुआ तो एनर्जी खर्च हो गई। खर्च हो गई तो एनर्जी खर्च होने का मतलब हम क्या ये कहते हैं कि एनर्जी लॉस हो गई? क्या हम ये कहते हैं एनर्जी लॉस हो गई? अगर हम कहते हैं कि हाँ सर आपकी बात सही है, एनर्जी लॉस हो गई, तो ये तुरंत ही वायलेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ये तुरंत वायलेशन है, यानी ये डिसओबे कर गया किस रूल को? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी नॉर बी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी ना तो एनर्जी को बना सकते हो, ना उसे खत्म कर सकते हो। तो होता यहां पे क्या है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये होता है कि बस एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है। और फॉर्म चेंज कैसे होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होती है।
तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ना एनर्जी कुछ नई बनेगी ना कुछ खर्च होगी, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी। और सर यहाँ पे तो आपने कह दिया कि एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो गई, हिसाब से एनर्जी लॉस हो गई। तो सही बात कौन सी है? तो सही बात यह है बेटा कि एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम नहीं हुई है, एनर्जी यहाँ पे लॉस नहीं हुई है, बल्कि एनर्जी का फॉर्म चेंज हो गया है। अब वो एनर्जी का फॉर्म चेंज कैसे होगा? क्योंकि जो हम वर्क डन करेंगे उसी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी। तो आई होप मैं लेक्चर को काफी लंबा कर दिया, मैंने शुरू कहीं से किया था, बातें कहीं पे पहुंची है, तो आप इसको समझ सकें, ये एक बड़ी बात है। मैं सीधे आपको डिफिनेशन लिख के बता दूं, वो एक बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं उन सारी बातों को कनेक्ट कर रहा हूं कि हर एक वर्ड का मतलब क्या है, पहले मैंने एनर्जी बताया, पोटेंशियल एनर्जी बताया, अब इलेक्ट्रिक बता रहा हूं, तो ये कैसे है, ठीक है? तो अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है? देखते हैं, यहां तक आपने समझा? जब मैं कहता हूं एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, यानी जब वर्क डन होगा तो इक्वल अमाउंट में एनर्जी यूज होगी, तो यहाँ पे यूज होने का मतलब है एनर्जी खर्च नहीं हुई है, बल्कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई है। और जब चेंज हुई तो कहीं ना कहीं स्टोर हो गई होगी, कहीं ना कहीं सेव हो गई होगी, किसी ना किसी फॉर्म में बदल गई होगी, लॉस नहीं होगी, खत्म ही हो गई। आई बात समझ में? क्यों ऐसा मैंने कहा, चलिए ध्यान देते हैं। तो टॉपिक पे लौट के आते हैं और उसके डिफिनेशन को देखते हैं। देखिएगा, टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने वाले हैं फॉर ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। किसी भी बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, उनका सिस्टम है। आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन assembling the charges at their position by bringing them, अगर आपको ब्रिंगिंग बोलना समझ में आए तो मूविंग, by bringing them, by moving from infinity। क्या कहा? सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? तो बस ये है अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये वर्क डन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम चार्जेस को उनके पोजीशन पे, मैंने बताया था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू पोजीशन, तो चार्जेस को उनकी पोजीशन पे असेंबल कर रहे हैं, एक साथ ला रहे हैं। और कहां से ला रहे हैं? फ्रॉम इन्फिनिटी। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन दी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? तो चार्जेस को इनफाइनाइट से मूव करा के किसी पॉइंट तक ला रहे थे, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। तो ऐसे ही यहाँ पे चार्जेस को, सिस्टम ऑफ चार्जेस को एक साथ असेंबल करने में जो वर्क डन होगा, और वर्क डन कब होगा? जब उसे हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाएंगे, तो ये जो वर्क डन होगा, यही वर्क डन कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जो मैंने अभी इससे पहले जस्ट लेक्चर दिया वर्क और एनर्जी वाला, आप उसे ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा था? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एंड व्हेन वर्क इज डन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप, कंज्यूम अप। लेकिन मैंने बताया बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी कहीं कंज्यूम नहीं होगी, लॉस नहीं होगी, बल्कि स्टोर होगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है उसमें एनर्जी बन रही है,
और वो एनर्जी क्या हो जा रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बनना गलत हो गया ना, बनना वर्ड मैंने बोला गलत हो गया, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या कहता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैंने बनना बोला गलत है, हो क्या रहा है, बस एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने लेक्चर बहुत लंबा कर दिया तो आप ध्यान देने की कोशिश करिएगा। मैंने बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन in assembling the charges at their position by bringing or by moving them from infinity। ठीक है, चार्जेस को इन्फिनिटी से उनके पोजीशन तक लाने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आपने क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ी है, थोड़ी भी ध्यान से पढ़ी है, तो वहां पर बताया गया था वर्क एनर्जी थ्योरम, जहां पे वर्क था चेंज इन एनर्जी। अब वो एनर्जी काइनेटिक भी हो सकती है, वो एनर्जी पोजीशन भी हो सकती है। और वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली यही कहता है कि व्हेन वर्क इज डन देन वर्क डन इज स्टोर एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी जो वर्क डन होगा वही स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में? तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन देख चुके, और उसके लिए क्यों वर्क डन कहा जाता है ये बात भी मैं आपको पीछे समझा चुका। और अब ध्यान दीजिए, इसके आते हैं डेरिवेशन पे, इसके फॉर्मूला पे। तो हम पोटेंशियल एनर्जी, पी का मतलब शॉर्ट फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, केवल 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी, एक ऐसा सिस्टम जिसमें केवल 2 पॉइंट चार्ज है, उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए कि एक पॉइंट है P1 और इस पे चार्ज है, यह है पॉइंट P1, और पॉइंट P1 पे चार्ज सिचुएटेड है Q1। फिर इस चार्ज Q1 से R12 डिस्टेंस पे, अब ये R12 क्यों लिख रहा हूं, यहां पे जो पॉइंट है वो है P2, तो 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस को हमने डिराइव किया है R12 से। तो यहां पे एक सिस्टम में पॉइंट P1 पे चार्ज है Q1। ठीक है, अब मैं मान ले रहा हूं कि इस Q1 का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। तो इस चार्ज Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कोई दूसरा चार्ज मौजूद है, तो कोई दूसरा चार्ज मौजूद नहीं। तो अब इस चार्ज को आप कहीं से भी ला करके इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाओ, तो क्या कोई वर्क डन होगा, तो वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ध्यान देना है, वर्क डन था अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क डन होगा वो होगा। तो यहाँ पे जब अभी सिंगल चार्ज Q1 मौजूद है स्पेस में, इस पोजीशन में, और कहीं कोई दूसरा चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, तो इस तुम सिंगल चार्ज को इन्फिनिटी से मूव करा के यहाँ तक लाओगे, तो क्या कोई वर्क डन होगा, नहीं। तो ड्यू टू चार्ज Q1 जो वर्क डन W1 होगा वो 0 हो जाएगा। ड्यू टू चार्ज Q1 जो वर्क डन होगा W1 0 हो जाएगा, अगर ये केवल एक सिंगल चार्ज सिस्टम होता तो। आई बात समझ में? अब इस Q1 के वजह से, जब केवल Q1 प्रेजेंट है सिस्टम में, तो उसको कितना भी मूव कराओ तो वो वर्क डन अगेंस्ट वाली कंडीशन तो है नहीं, तो यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर इनफाइनाइट से एक चार्ज Q2 को मूव कराते हुए लाया जाएगा पॉइंट P2 तक। क्या किया जाएगा, इनफाइनाइट से एक चार्ज Q2 को मूव कराते हुए लाएंगे पॉइंट P2 तक, और इसमें जो वर्क डन होगा वही स्टोर होगा द सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पे आप वर्क डन कैसे निकाल सकते हो, तो देखिए मैंने आपको बताया है V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। V इक्वल टू क्या होता है, तो V होता है W अपॉन Q। तो अगर आपको वर्क डन चाहिए तो वर्क डन हो जाएगा V इंटू Q, यानी चार्ज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू चार्ज, या चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आप पॉइंट P2 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस चार्ज में मल्टीप्लाई कर दे Q2 में, तो आपको यहाँ पे वर्क डन मिल जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1
एट P2। क्या लिखा हमने, ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P2। क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन चार्ज Q1 के वजह से जो पोटेंशियल होगा P2 पे वो होगा V1, ड्यू टू चार्ज Q1 है तो यहाँ पे चार्ज होगा Q1, और जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का हो जाएगा R12। आई बात समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं, चार्ज Q2 को मूव कराया फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P2, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा W2, क्योंकि ड्यू टू चार्ज Q1 था W1, तो चार्ज Q2 मूव कराने में जो वर्क डन होगा W2। और आप इस फॉर्मूले से W2 क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा V1, और चार्ज हो जाएगा आपका Q2। तो V1 की वैल्यू क्या है, ये है 1/4πε0 Q1/R12, और इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया Q2, तो ये वर्क डन आ गया W2 1/4πε0 Q1Q2/R12। ये क्या आ गया, ये आ गया वर्क डन W2 1/4πε0 Q1Q2/R12। तो ये दो पॉइंट चार्जेस के सिस्टम को असेंबल करने में वर्क डन है। तो यहाँ पे जो वर्क डन है दोनों का है, इसलिए लास्ट कंडीशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, वर्क इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को आपको पता है डिनोट करते हैं U से, और टोटल वर्क डन होगा W1 प्लस W2, दोनों सिस्टम का, दोनों को जोड़ दोगे तो 0 ही है, और ये इतना है, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1Q2/R12। तो इस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी हमको U मिल गया 1/4πε0 Q1Q2/R12। जरूरी नहीं कि आप डिस्टेंस R12 लिखें, आप सीधे U लिख सकते हो 1/4πε0 Q1Q2/R। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। आई बात समझ में। तो जो प्रीवियसली मैंने आपको डिफिनेशन बताया, पूरी कहानी बताई, वही मैंने यहां पर किया। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एंड व्हेन वर्क इज डन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप। लेकिन ये एनर्जी यूज नहीं होगी बल्कि स्टोर होगी, यानी वर्क इज स्टोर्ड एज ए एनर्जी। और यहाँ पे जब वर्क स्टोर्ड होगा एज ए एनर्जी, तो यहाँ पे कौन सा वर्क है, ड्यू टू पोजीशन है, इसलिए एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जो हमने वर्क फाइंड किया यही स्टोर्ड हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। और आप देख सकते हो अभी भी इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखिए, तो U इक्वल टू 1/4πε0 Q1Q2/R। तो U भी अभी भी डिस्टेंस R पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की कहानी में प्रीवियसली आपको कई बार बता चुका हूं कि डिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, डिस्टेंस दूर होगा तो एनर्जी कम होगी। समझ गए बच्चों आप?
अब देखिए फिजिक्स कितना लाजवाब सब्जेक्ट है, अगर इसको आप हर जगह देखने लगे तो, और वो देखेंगे तब जब आप थोड़ा सोचेंगे, थिंक करेंगे। चलिए, अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो जो मैंने अभी ये केवल वर्क इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी लिखा ना, वो है यहाँ पे बात। चलिए देखते हैं क्या है ये। देखिए मैंने बात ये लिखी कि वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और यही होता ही है, जब भी हमको एनर्जी फाइंड करना होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए या कंजर्वेशन थ्योरी में, तो हमें वर्क फाइंड करना होगा। ये बात मैंने क्यों लिखी, चलिए एक कहानी सुनते हैं और उस कहानी में देखिएगा मतलब क्या है। 12th का आपने एग्जाम दिया और यू गॉट 95%, 95% पा गए आप। और 95% पाते ही सब आपके लिए भल्लाल देव के पिताजी हो जाएंगे और चिल्लाएंगे मेरा पुत्र मेरा पुत्र। ये क्यों कहा मैंने, जैसे ही आप सफल होंगे, सक्सेस होंगे, सब ये बताने लगेंगे कि आपके सक्सेस के पीछे कौन है, वो, और मैं हूं, मेरा पुत्र, ये है मेरा रीजन। चलिए भगवान करे सब आपकी सफलता का श्रेय लें, और दुनिया सफल लोगों के पीछे ही खड़ी होती है, असफलता के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा, सफल होंगे सब आपके साथ होंगे, असफल होंगे कोई आपके साथ नहीं होगा। और ये नज़ारा आपको आपके स्कूल में, आपके घर में देखने को मिलेगा कि जो टॉपर्स होंगे उनके साथ में पूरा प्रिंसिपल, पूरा मैनेजमेंट एक के बाद एक लड्डू माला डालता रहेगा, और जो थोड़ा भी 1-2% ऊपर नीचे हो जाएंगे कोने में खड़े होकर बात करेंगे, किस्मत को रोएंगे। लेकिन ये नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि 95% आपके आए। चलिए आप अपने घर आ गए और वहां आपके मौसा जी, फूफा जी कोई हैं जो भी आपका प्यारा हो, मान लीजिए आपके फूफा जी ही हैं, और फूफा जी कहते हैं कि वाह भाई 95% लाए, तो उनके मुंह से एक वर्ड निकलता है कि बच्चे को भेजो कोटा। इसके लिए, ताकि वो नीट या आईआईटी की तैयारी करे। और उसके साथ साथ एक वर्ड और भी कहते हैं कि बच्चे में पोटेंशियल है और उसे भेजिए कोटा। और आप अपने आम जिंदगी में लोगों के मुंह से, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर के मुंह से सुनते होंगे, यू हैव पोटेंशियल, यू हैव टू डू इट। आपके पास पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, आपके पास पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। तो पोटेंशियल है, कर सकते हो का मतलब क्या होता है, जरा इस बात पे चर्चा करते हैं। तो जो मैंने अभी आपको पूरा लेक्चर दिया, इसकी कहानी को आप शायद समझ जाए, क्योंकि मैं एक अच्छी खासी फिजिक्स पढ़ चुका हूं, आप 12th लेवल की पढ़ रहे हैं। देखिए 95% मतलब ये नहीं बताता है कि आप टैलेंटेड हो, 95% ये बताता है कि उस साल आपने बहुत मेहनत की, हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क आपने किया। तो जब आपने वर्क किया, तो जब वर्क डन होगा तो एनर्जी क्या होगी, यूज होगी। लेकिन हमने देखा एनर्जी यूज नहीं होती है, ये एनर्जी स्टोर होती है। और ये जो एनर्जी स्टोर होती है, यही एनर्जी बाद में फिर से क्या करा सकती है, फिर से वर्क करा सकती है। तो एक्चुअली में जब आप हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो आप थकते नहीं हैं, बल्कि अपनी आप कैपेसिटी को बढ़ा रहे होते हैं। तो जितनी आपकी एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम होगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, तो वही वर्क बॉडी में स्टोर होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। और जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। अगर एक इंसान सुबह उठ करके 2 किलोमीटर दौड़ रहा है रोज, तो वो वर्क तो कर रहा है, एनर्जी उसकी यूज हो रही है, कंजर्व हो रही है, लेकिन उसका पोटेंशियल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और अचानक से फिर उसको कहा जाए तो कोई मैराथन रेस जीत लेगा। लेकिन आप सुबह 10 बजे तक सो रहे हो और आपसे अचानक एक दिन कहा जाए बेटा 1 किलोमीटर दौड़ो, तो 200 मीटर के बाद ही आपके फेफड़े फूल जाएंगे और आप बैठ के हाफेंगे, दौड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, वर्क इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी,
तो यहाँ पे वर्क के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होने का मतलब यही है कि असल में जब आप वर्क कर रहे होते हो तो आप थकते नहीं हो, बल्कि आपकी एनर्जी बढ़ रही होती है। इसका सीधा सा एग्जांपल दूंगा मैं। सीधा सा एग्जांपल बेटा ये है, जरा ध्यान दीजिएगा आप, बहुत सीधा सा एग्जांपल है, देखिएगा। इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, सब इसी बनते हैं। कभी आप इनके रिजल्ट पे ध्यान दीजिएगा तो इसमें जो टॉप 100 होते हैं वो आईआईटी, एम्स, डीयू, जेएनयू जैसे बच्चे होते हैं। क्यों? आईआईटी क्या कराता है? बीटेक। एम्स क्या बनते हैं? डॉक्टर। डीयू क्या करा रहा है? बीए बीएससी बीकॉम। जेएनयू भी क्या करा रहा है? बीए बीएससी बीकॉम। अब एक जो लोकल यूनिवर्सिटी का लड़का है, जो एक लोकल यूनिवर्सिटी का लड़का है, क्या वो आसानी से यूपीएससी क्वालिफाई कर पाता है? कभी आप इसको सोचिएगा। ये आईआईटी, एम्स, डीयू और जेएनयू वाले 6 महीने ईमानदारी से पढ़ करके यूपीएससी जैसे एग्जाम को बल्कि क्वालिफाई नहीं करते हैं, बल्कि टॉप 100 में सिलेक्ट होते हैं। और लोकल यूनिवर्सिटी के बच्चे जो छोटे मोटे कॉलेज से, हमारे बलरामपुर जैसे कॉलेज से पढ़ते हैं, तो वो बेचारे हो सकते हैं सफल हो जाए 4-5 साल में, लेकिन इतना आसान नहीं होता है कि 6 महीने में तैयारी कर ले जाए। क्यों? सिर्फ फर्क इतना है कि कितना वर्क करते हैं। आईआईटी, एम्स, डीयू, जेएनयू का माहौल ये होता है कि आपसे वहां पे इतना वर्क कराया जाता है, इतना एग्जाम, इतनी पढ़ाई कराई जाती है कि उस वर्क से आपके माइंड बहुत शार्प होता है, यानी आपकी एनर्जी बढ़ती है, यानी आपका पोटेंशियल बढ़ता है। एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। फिर वो किसी भी एग्जाम को बहुत ही कम समय में क्रैक करने की हैसियत रखते हैं। और जब आप मेहनत नहीं करते हो, लोकल यूनिवर्सिटी में होते हो, केवल एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हो, तो उससे क्या होता है? उससे आपको वो एग्जाम क्रैक करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपने वर्क किया ही नहीं, हार्ड वर्क किया ही नहीं, एनर्जी आपका कोई कंजर्व हुआ ही नहीं, आपके अंदर पोटेंशियल डेवलप हुआ ही नहीं, तो चीजें नहीं हो पाती है। तो पूरी समरी क्या है? पूरी समरी यही है कि जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना आप थकोगे नहीं, उतना आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और जितना पोटेंशियल इंक्रीज होगा उतना आपका माइंड शार्प होगा, यानी आप फ्यूचर में किसी भी एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हार्ड वर्क इज नेसेसरी, जितनी मेहनत है कर सकिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी पोटेंशियल भी घटता जाएगा। और इसका मतलब क्या है, किसी और रोज किसी और दिन लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो जो मैं लेक्चर दिया है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, आई होप इसको आप समझे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी मैंने सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए कराया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम ध्यान देते हैं, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल सेक्शन पे आएंगे, चाहे इसी लेक्चर में या कॉन्टिन्यूस वाले लेक्चर में। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या करना है? तो टॉपिक ध्यान से सुन लीजिए, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज वेल एज जब देखें कंपटीशन सेक्शन तो उसमें भी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल सिचुएटेड है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। और आप ध्यान रखिएगा, जब भी पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करेंगे तो हम क्या फाइंड करेंगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो सबसे पहले आप फॉर्म करिए, क्या फॉर्म करिए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो मैंने आपसे कहा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप बनाएंगे पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन। लाइन में पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी कॉपी में जो लाइन होती है ना, वो सब पैरेलल भी होती है और साथ साथ इक्वी डिस्टेंस भी होती है, यानी उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन भी शो करनी है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा यूनिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें आप पुट करिए एक डाइपोल,
और जो डाइपोल इसमें है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना होकर के बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी थीटा एंगल पे सिचुएटेड है। देखिए ये मैं रख रहा हूं एक डाइपोल, तो डाइपोल है तो इसमें क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये हो गया चार्ज इसका, इधर चार्ज हो गया -q, इधर चार्ज हो गया +q, इन दोनों ही चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हो गया 2a। इनका डाइपोल मोमेंट आपको पता है किस डायरेक्शन में होगा, तो डाइपोल मोमेंट p होगा माइनस से प्लस। अब देखिए ये जो डायरेक्शन है जो मैंने डॉटेड बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ये डाइपोल सिचुएटेड है थीटा एंगल पे। आप इसको अगर मिला देंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखिए ये डाइपोल है -q+q जिसका डाइपोल मूवमेंट है माइनस से प्लस p, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई प्लस चार्ज सिचुएटेड है तो उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसीलिए देखिए +q पे चार्ज लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये फोर्स आपको पता है होता है QE। तो देखिए +q चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी +QE। जो -q पे चार्ज है, जो -q का चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा -QE। बट डायरेक्शन माइनस है, अपोजिट है, इसलिए माइनस लगा दिया। तो यहाँ पे प्लस चार्ज पे फर्स्ट फोर्स है +QE और माइनस चार्ज पे फोर्स है -QE। ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये हैं इक्वल एंड अपोजिट, ये है इक्वल एंड अपोजिट। दोनों फोर्सेस कैसे हैं? तो यहां पे हम बात करें अगर फोर्स +QE की एंड फोर्स -QE की, तो ये है इनका इक्वल एंड अपोजिट। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, +QE -QE = 0। तो यहां पे टोटल फोर्स F हो गया 0। तो यहां पे क्या होगा, नो ट्रांसलेशनल मोशन इन डाइपोल। और यहां पे ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है कि डाइपोल मूव नहीं करेगा। ये नहीं कि डाइपोल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में से आगे मूव कर जाए, बस अपनी जगह पे सिचुएटेड रहेगा। आप ध्यान दीजिए, डाइपोल अपनी जगह पे सिचुएटेड तो रहेगा, डाइपोल अपनी जगह पे सिचुएटेड रहेगा, क्योंकि जो नेट इफेक्ट है फोर्स का वो तो हो गया 0। नेट इफेक्ट फोर्स को क्या हो गया, 0। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ये दोनों फोर्सेस जो कि इक्वल अपोजिट हैं, ये सेम पॉइंट पे ना होकर के दो डिफरेंट पॉइंट पे हैं, इसीलिए ये फोर्सेस बनाएंगे कपल। ये कपल ऑफ फोर्स जो है ये जनरेट करेगा टॉर्क। ये क्या जनरेट करेगा, टॉर्क। किस पे टॉर्क जनरेट करेगा, इस डाइपोल पे। ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस भले ही डाइपोल को मूव ना करा पाए, लेकिन ये क्या जनरेट करेंगे, टॉर्क। अब टॉर्क किस पे जनरेट होगा, टॉर्क डाइपोल पे। टॉर्क क्या होता है, रोटेटिंग इफेक्ट। रोटेटिंग इफेक्ट यानी डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा। डाइपोल क्या होगा, रोटेट करेगा। तो इस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, तो फोर्स तो हो गया QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये होगा इसकी वैल्यू होगी 2a sin थीटा। अब ये कैसे हुआ देख लीजिए, डाइपोल आपका ऐसे रखा हुआ है, ये बन रहा है थीटा एंगल पे, और ये डिस्टेंस है 2a। तो 2a का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा 2a cos थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा
ये हो जाएगा 2a साइन थीटा, और इसी 2a साइन थीटा के पैरेलल यहाँ भी क्या मिलेगा 2a साइन थीटा, और इसके पैरेलल यहाँ क्या मिलेगा 2a cos थीटा। तो इसी हिसाब से जो ये 2a साइन थीटा हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया बिटवीन टू चार्जेस, ये हो गया 2a साइन थीटा। अब देखिए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ q इंटू 2a ई साइन थीटा। तो आपको पता होना चाहिए q इंटू 2a क्या होता है, तो ये होता है डाइपोल मोमेंट P q इंटू 2a, तो ये आ गया P ई साइन थीटा, यानी टॉर्क टाउ हो गया P ई साइन थीटा। यानी इस डाइपोल पे जो टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी P ई साइन थीटा। मैं इसको ना बताता, लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने चैप्टर 1 में इसको ना पढ़ा हो। तो जिन्होंने चैप्टर 1 में इसको नहीं पढ़ा होगा, ये मैंने उनके लिए इतना किया। जान लीजिए पहले कि अगर एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है तो उस पर टॉर्क कितना लगता है। आपको जानना क्या है कि अगर एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, तो उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी पी ई साइन थीटा। आई बात समझ में, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये बताया, इसको आप पहले देख लीजिए फिर आगे हम देखते हैं। ठीक है, ये टॉर्क हो गया। अब अगर ये टॉर्क हो गया तो अब ध्यान देते हैं हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी। इस टॉर्क की जो डायरेक्शन है, ये टॉर्क आपका यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इसकी डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से या उसके अलावा आप मैक्सवेल का जो कॉर्क स्क्रू रूल है उससे आप फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में, ये दो चीजें हो गई। तो हमें शुरुआत कहां से करनी है, टॉर्क से। हमें काम से काम लगेगा, टॉर्क से लगेगा। तो अब देखते हैं यहां से, तो इसको बाकी सब मैं क्लीन कर दे रहा हूं। मैंने खाली ये इसलिए बताया ताकि अगर आपने चैप्टर फर्स्ट में ना पढ़ रखा हो तो आप जान जाएं। ठीक है, चलिए हमें यहीं से काम लगेगा। यानी इस डाइपोल पे, ये जो डाइपोल है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है, इस पे टॉर्क कहां लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा, मतलब ये जो ऐसे है तो डाइपोल भी ऐसे ही आने की कोशिश करेगा ड्यू टू टॉर्क। अब ध्यान दीजिए पोटेंशियल एनर्जी है क्या। तो मैंने अभी आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी है अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर भाई जो टॉर्क लग रहा है वो है पीई साइन थीटा, एंड ड्यू टू दिस टॉर्क डाइपोल रोटेट करेगा, डाइपोल रोटेट करेगा। हम क्या करेंगे, डाइपोल रोटेट कर रहा है ड्यू टू टॉर्क। ध्यान दीजिएगा, इस टॉर्क की वजह से डाइपोल रोटेट कर रहा है। ये टॉर्क जनरेट क्यों हुआ मैंने पूरी कहानी बताई। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम एक्सटर्नली हम अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, डाइपोल को रोटेट करेंगे थ्रो ए स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क, तो देखिए डाइपोल अगर मान लीजिए रोटेट कर रहा है यहां पे इस डायग्राम में राइट साइड, तो क्यों रोटेट कर रहा है, इस टॉर्क की वजह से। तो हम डाइपोल को इस टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट करेंगे एट द एंगल डी थीटा। क्यों अगेंस्ट करेंगे, क्योंकि यही अगेंस्ट करने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन स्टोर होगा एज ए एनर्जी। तो ध्यान दीजिए डी थीटा डिस्प्लेसमेंट करने में, रोटेट करने में डाइपोल को वर्क डन कितना होगा डी डब्ल्यू, और यहां पे फोर्स क्या काम करेगा टाउ डी थीटा, जिसको ना समझ में ध्यान से सुन लीजिएगा। वर्क होता है फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस क्या है, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो अगेंस्ट दी टॉर्क, तो फोर्स जहां पे क्या यूज होगा, टॉर्क, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, फोर्स के जैसे कौन काम करेगा, टॉर्क टाउ, और वर्क डन कितना होगा, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू। तो ये हमने निकाला, इसमें ये हमने किसका लिखा मैथमेटिकल रिलेशन, ये हमने लिखा स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये है स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल एट स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क, और यही अगेंस्ट वर्क ही है, ये अगेंस्ट वर्क ही है जिसका वर्क डन जो होगा वही स्टोर होगा एज द एनर्जी, जो मैंने पीछे आपको बताया। ओके, देखिए ये हो गया स्मॉल वर्क डन। हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क डन। हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू। टोटल वर्क डन डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, ये है टाउ डी थीटा, ये है टाउ डी थीटा। अब ध्यान दीजिए, वर्क डन डब्ल्यू हुआ टाउ डी थीटा, जहां पे टाउ की वैल्यू क्या है, यहां अगर इसको इक्वेशन 1 ले लें तो वहां से टाउ की वैल्यू है पीई साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे इनिशियली डाइपोल जिस एंगल पे है उसको हमने मान लिया थीटा 1, और रोटेट होके डाइपोल जिस एंगल पे जा रहा है उसको मान लिया थीटा 2। तो इसीलिए इस इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई थीटा 1 से थीटा 2, यानी शुरुआत में डाइपोल है थीटा 1 पे, जब हमने उसको रोटेट कराया अगेंस्ट द टॉर्क तो कितने एंगल पे कराया, थीटा 2 पे। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए जब इंटीग्रेट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में तो केवल साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा, बाकी पीई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये कहा जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। तो ये पीई इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो गया, साइन थीटा डी थीटा, ये थीटा 1 से थीटा 2। तो वर्क डन डब्ल्यू क्या हो गया, पीई साइन थीटा का आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, ये होता है माइनस कॉस थीटा, और इसकी जो लिमिट है ये हो गया थीटा 1 से थीटा 2। अब आपको पता है क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो वेरिएबल थीटा है इसे पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे माइनस कॉस, पहले क्या आ गया अपर लिमिट थीटा 2 माइनस साइन, फिर ये माइनस कॉस थीटा 1। तो वर्क डन डब्ल्यू पीई कितना हो गया, ये हो गया माइनस कॉस थीटा 2, ये माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। अब अगर आपने थोड़ी बहुत भी मैथ ढंग से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि प्लस वाले टर्म को पहले लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, पीई, तो कॉस थीटा 1 प्लस वाले टर्म उसे पहले लिखेंगे, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमने फाइंड कर लिया वर्क डन, और अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन वर्क इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो यही वर्क स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी, जिसे डिनोट करेंगे यू से। तो पोटेंशियल एनर्जी यू इज पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमने निकाल लिया पहला फॉर्मूला। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू हो गई पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, जहां पर P है डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा 1 है इनिशियल एंगल, थीटा 2 है फाइनल एंगल। समझ गए बच्चों, इतना आप कर लेंगे, चाहे जैसे रोक कर स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी करना चाहें आप, नोट करिएगा मेरे साथ साथ डेरिवेशन, तभी आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए मैं ऊपर का थोड़ा क्लीन कर दे रहा हूं जिसको हमें डिस्टिंग्विश नहीं है।
देखिए हमको पोटेंशियल एनर्जी U की वैल्यू मिल गई PE cos थीटा 1 cos थीटा 2। U कितना मिल गया? PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अब इसमें कुछ केसेस हैं और उससे पहले एक कंडीशन तो देखते हैं हम। चलिए, बाकी सबकी भी नीड नहीं, आप इसको पॉज करके जैसे भी करना चाहे करिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे कंडीशन ये है कि हम ये मान रहे हैं कि इनिशियली शुरुआत में डाइपोल जो है वो है परपेंडिकुलर टू द फील्ड ई। शुरुआत में डाइपोल कैसा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अगर ऐसा है तो इनिशियल एंगल कौन सा है? थीटा 1। तो हमने कहा अगर डाइपोल परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इनिशियल एंगल थीटा 1 कितना हो गया? 90 डिग्री। अगर किसी को इसका डायग्राम समझना हो तो डायग्राम देखिए कैसा होगा। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो डाइपोल कुछ ऐसा हो गया। ये हो गया -Q, ये हो गया +Q, ये इसके बीच का एंगल 2A हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ से थीटा कितना बनेगा? ये बनेगा 90। तो ये पहली कंडीशन ये कह रहा है कि अगर जो डाइपोल है वो शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड ई से कैसा है? 90 डिग्री पे है, तो ये P हो गया डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? 90 डिग्री पे है। तो थीटा 1 कितना हो जाएगा? 90। अगर थीटा 2 आपने 90, थीटा 1 90 ले लिया है तो थीटा 2 को आप सिंपली थीटा ले लीजिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U कितना हो जाएगा? PE cos 90 माइनस cos थीटा। आपको पता होगा cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, और ये माइनस cos थीटा इस P मल्टीप्लाई हो गया, तो U कितना हो गया? -PE cos थीटा। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड फॉर्मूला। तो अगर ये फर्स्ट फॉर्मूला है तो ये कौन सा हो गया? सेकंड फॉर्मूला हो गया। देखिए मैंने कैसे किया, कंडीशन क्या लगाई कि अगर डाइपोल शुरुआत में कैसा है? परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हैं बच्चों? ओके स्टूडेंट, अब जरा इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखिए। माइनस साइन को कुछ देर के लिए ऐसे इग्नोर करिए। पी क्या है? डाइपोल मोमेंट, ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट लिखा हुआ है और उनके बीच का एंगल है थीटा, जो कि कॉस है। तो आपको पता हो गया होगा, लग गया होगा आइडिया कि ये स्केलर प्रोडक्ट लिखा हुआ है। इसलिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि U इक्वल टू माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। तो अगर मैं कह रहा हूं एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर कैसे है? क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। किसका स्केलर प्रोडक्ट है? दो वेक्टर्स का। एंड दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर। इसीलिए कैसी क्वांटिटी हो जाती है? स्केलर। ठीक है, तो इसको हम वेक्टर P डॉट वेक्टर E भी लिख सकते हैं। तो दो फॉर्मूले हो गए, और तीसरा ये इसका केवल वेक्टर फॉर्म बता रहा है, तो उससे क्वेश्चन नहीं लगेगा। न्यूमेरिकल में 1 और 2 लगेगा। और जो सेकंड फॉर्मूला है, इसी से आपको मिलने वाला है 3 केसेस, जो कि स्टेबल और अनस्टेबल वाली बात है। क्योंकि किसकी बात है? स्टेबल और अनस्टेबल की। तो आपने इतना नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं।
ओके, चलिए देखते हैं। और इसमें जो हम अब बाकी केसेस पढ़ने वाले हैं, इसमें केवल और केवल हमको काम क्या लगेगा, सेकेंड फॉर्मूला, यानी U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। इसका काम लगेगा U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। चलिए हमारे पास अब पहुंच गए 3 केसेस पे। पहला कंडीशन है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कब या किस पोजीशन पे, किस एंगल पे डाइपोल स्टेबल होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पे कंडीशन इतनी है कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 होगा इसका मतलब क्या है कि डाइपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का एंगल 0 हो गया। इसका मतलब दोनों कहाँ हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए, या इसको हम ये भी कह सकते हैं दोनों पैरेलल हो गए। तो फाइंड कर लीजिए U क्या होगा, U होगा माइनस पीई कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 0, यानी माइनस पीई कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो पोटेंशियल एनर्जी U कितना आ गया, माइनस पी। कितना आ गया एनर्जी, माइनस पी। ध्यान दीजिए एनर्जी की जो वैल्यू है वो निगेटिव है, और निगेटिव वैल्यू क्या होती है, कम होती है। निगेटिव मतलब क्या हुआ, कम, मिनिमम। तो जब एनर्जी मिनिमम होगा तो उस समय डाइपोल कैसा होगा, स्टेबल होगा। उस समय डाइपोल कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो आप अपने पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो लेस रिएक्टिव हैं, जिनकी एनर्जी कम है, वो स्टेबल होते हैं, यानी वो खुद ब खुद किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, वो आराम से नॉर्मल कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में रहते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एनर्जी मिनिमम होगा। ये ध्यान रखना है आपको, स्टेबल कब होगा, जब एनर्जी मिनिमम होगा। एनर्जी मिनिमम का मतलब क्या है, वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस कंडीशन को। जब एनर्जी मिनिमम होगा, जब ये एनर्जी जो U है मिनिमम होगा, तो कैसा होगा, स्टेबल होगा। समझ गए आप। और अगर इसको आप बनाना चाहें डायग्राम से तो कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल कितना है, 0। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डाइपोल मोमेंट P हो गया। देखो क्या हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में, कितना हो गया, 0। तो ऐसे रखा होगा डाइपोल। समझे। सेकंड केस देखते हैं। देखिए सेकंड जो है हमारा केस, वो होगा पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पोजीशन का मतलब एंगल से है। इस केस में एंगल होगा थीटा 180, यानी डाइपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का एंगल थीटा 180 होगा। थीटा 180 का मतलब ये दोनों अपोजिट होंगे, और अपोजिट का मतलब ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे। तो U की वैल्यू माइनस पीई कॉस थीटा, और थीटा क्या रखोगे, कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी पोटेंशियल एनर्जी U हो गया प्लस पीई। और यहाँ पे एनर्जी जब पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है।
एनर्जी कैसी हो गई, मैक्सिमम हो गई। और जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो कंडीशन किसकी होगी, अनस्टेबल की। जैसे केमिस्ट्री देखिए, सोडियम मोर रिएक्टिव है, यानी एनर्जी बहुत ज्यादा है। एनर्जी बहुत ज्यादा है तो कैसा है, अनस्टेबल है। कैसा है वो, अनस्टेबल। समझ गए आप। क्वेश्चन दूसरा केस था, सेकंड केस था ये। ठीक है स्टूडेंट, तीसरे केस पे आते हैं। चलिए तीसरे केस पे आ जाते हैं। देखिए जो यहाँ पे थर्ड केस है, ये है पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, यानी जब डाइपोल की एनर्जी जीरो होगी। तो ऐसा कब होगा, जब थीटा बनेगा 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस केस में P एंड E के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। सो U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू जीरो, सो यू एनर्जी इज जीरो। और जब एनर्जी हो गया तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो कंडीशन में कुछ नहीं होगा, ना स्टेबल ना अनस्टेबल, दोनों के बीच की बात। तो ये कौन सा कंडीशन है कि अगर हम ऐसे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डाइपोल ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यहाँ से कितना एंगल बन रहा है, थीटा 90। इससे पहले वाला अगर आपको नहीं बताया, तो अगर ये ई है तो डाइपोल कैसा रखा होगा, इस तरीके से, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये पी, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180। समझ गए, ये तीनों केस हो गया। तो तीनों केस को, डेरिवेशन को ध्यान से करिएगा। ये बोर्ड में मिलता ही मिलता है, किसी भी बोर्ड की बात हो, सीबीएसई हो, यूपी हो, इलाहाबाद बोर्ड मतलब जिसे कहते हैं, और चाहे वो आईसीएससी। चलिए, तो हमने जो आज पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, समरी देख लेते हैं क्या क्या है। हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, किसका, 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम का। और इसका फॉर्मूला कितना मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन सिंपली R लिखो चाहे R12 लिखो। फिर हमने फाइंड किया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू क्या था, U, ये PE cos θ1 माइनस कॉस θ2। फिर कितना आया था, माइनस PE cos थीटा। ये कंडीशन कब मिली, जब डाइपोल इनिशियली है θ1 90 यानी परपेंडिकुलर। उसके बाद एक कंडीशन ये है कि अगर डाइपोल शुरुआत में पैरेलल हो, यानी θ1 कितना हो जाए, जीरो, तो U हो जाएगा PE cos 0 माइनस कॉस थीटा, यानी UEPE बेटा cos 0 है, ये cos 0 है, cos 0 वैल्यू 1, तो 1
माइनस कॉस थीटा। तो ये तीसरा फॉर्मूला है, PE1 माइनस कॉस थीटा, जब डाइपोल उसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी है उसकी यूनिट क्या होगी, या तो जूल होगा या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यहाँ पे जो हम एनर्जी ले रहे हैं उसकी यूनिट क्या होगी, या तो जूल होगा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं, पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, बच जाता है न्यूमेरिकल, तो हम इसके बाद उसे करेंगे, मतलब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा कल तक, कल सुबह तक या आज रात तक आपको भी मिल जाएगा, तो उसमें इसके न्यूमेरिकल करेंगे। फिर इसके बाद शायद हम आ जाएंगे कैपेसिटर वाले पार्ट पे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।